अरे बड़ी ठकुराइन, आपकी परेशानी दूर करने का उपाय लेकर आए हैं। अब ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत ना है। मन की काकी भागते हुए आई। ठकुराइन राजेश्वरी के चेहरे की उदासी साफ साफ देखी जा सकती थी। वो हमेशा ऐसे ही उदासीन रहती थी। उनके चेहरे की हंसी शायद वर्षों पहले गायब हो गई थी और उन्होंने इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। शायद उन्हें पता था कि इस सब की वो ही दोषी है। अब क्या है काकी, काहे हाफते चली आ रही हो? ऐसा क्या हो गया? राजेश्वरी बोली। कुछ सुना ठकुराइन? पता है जो अपने गांव से नदिया पार जो गांव पड़ता है ना, सुना है उस गांव में एक साध्वी है जो सबका दुख दर्द हर लेवे है। कोई निराश न लौटा। बहुत नाम है। सुना है 8 साल से तपस्या कर रही है। मुख में ऐसा तेज है, सारा गांव इज्जत करे है। तुझे कैसे मालूम? राजेश्वरी बोली। वो मेरी भतीजी है ना, वहीं ब्याही है, उसने कहा। हम तो कहते हैं ठकुराइन, छोटी ठकुराइन को एक बार वहाँ ले चलते हैं, शायद कोई आराम लग जाए। मन की काकी बोली। कितने डॉक्टर, हकीम, वैद्य, बाबा बैरागियों को देखा चुके हैं, अभी तक तो आराम न लगा। एक साध्वी क्या कर पाएगी? राजेश्वरी बोली। वो तो भगवान भी पत्थर के होवे, लेकिन लोग तो माने हैं ना, और चमत्कार भी करे हैं। मन की काकी बोली। ठकुराइन, कभी भी कुछ भी हो सके हैं। शायद उसी साध्वी के हाथों छोटी ठकुराइन का उद्धार लिखा हो। राजेश्वरी मान गई। बहू को ले जाने के लिए तैयार हो गई। उधर छोटी ठाकुराइन इंद्राणी गुमसुम उदास अपने पति दुर्गेश से कह रही थी, शादी को इतने साल हो गए हैं, इस घर को मैं वारिस नहीं दे पाई। इतने में बाहर से आवाज़ आई, इंदु। आई माँ जी, कहिए माँ, क्या बात है? वो मन की काकी कुछ कह रही थी, सो सोचा तुम्हें बता दूँ। इतने में मन की काकी आ गई और सारी बात कही। इंद्राणी ने बिना किसी ना नुकुर के बात मान ली और दूसरे दिन सास बहू और मन की काकी निकल पड़े साध्वी से मिलने। नाव ही एक साधन था उधर तक जाने का। बहुत भीड़ थी तो मन की काकी और राजेश्वरी बाहर ही रह गई। इंद्राणी कुटिया के अंदर चली गई। साध्वी के चेहरे पे एक अजब सी शांति थी और एक तेज था जो सबको प्रभावित कर रहा था। इंद्राणी को देखकर साध्वी मुस्कुरा दी और आने का कारण पूछा। इंद्राणी ने सारी व्यथा कह दी। साध्वी बोली, घबराने की बात नहीं है, तुम्हें लगातार 5 महीने आना पड़ेगा, बाद में मैं आ जाया करूँगी तुम्हारे पास। साध्वी ने इंद्राणी की नब्ज टटोली और कुछ जड़ी बूटियाँ दी और बताया कैसे लेना है, और इंद्राणी प्रसाद लेकर बाहर आ गई। राजेश्वरी ने कहा, चलो अब घर चलते हैं। वैसे भी काकी तुम्हारे कहने पे आए हैं, मेरा तो मन ही नहीं था। वैसे भी भरोसा नहीं रह गया है इन सब पर। अच्छा, तो हम मिलकर आते हैं, मन की काकी बोली। नहीं काकी, अगर माँ कह रही हैं कि घर चलो तो चलो, इंद्राणी बोली। और सब वापस आ गए। ऐसे ही 1.5 महीना बीत गया। अचानक एक दिन इंद्राणी चक्कर खाकर गिर गई। दुर्गेश परेशान हो गया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने इंद्राणी की जांच की और कहा कि खुशखबरी है, ठाकुर साहब अब पिता बनने वाले हैं। दुर्गेश ने खुश होकर माँ को आवाज़ दी। राजेश्वरी ने माँ शब्द सुना और भागी चली आई, क्योंकि माँ बेटे में 8 सालों से कोई बात नहीं हुई थी। राजेश्वरी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दादी जो बनने वाली थी, और दूसरा, आज 8 सालों बाद उसके बेटे ने माँ कहकर पुकारा था। 2 साल पहले बड़े ठाकुर साहब का स्वर्गवास हुआ था, दिल का दौरा पड़ने से। तब भी दुर्गेश ने बात नहीं की थी, लेकिन आज। मन की काकी बोली, सब साध्वी का प्रताप है। हमने कही थी ना कि आज भी चमत्कार होवे है। कल ही सब साध्वी से भेंट करने चलेंगे। राजेश्वरी बोली, हाँ काकी, जरूर। और साध्वी ने 5 महीनों तक बुलाया भी है ना इंदु को। दुर्गेश, तुम भी चलोगे बेटा? नहीं माँ, कल बहुत ज़रूरी काम है, शहर जाना है। कचहरी में काम है। वो जो शहर में ज़मीन थी जिस पे कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था, उसकी कल सुनवाई है।
और आपको भी चलना है गवाही देने। ठीक है बेटा, तो कल काकी और इंदू ही चले जाएंगे, क्योंकि साध्वी तो केवल गुरुवार को बैठती है और अगले गुरुवार इंदू को तीसरा महीना लग जाएगा। काकी और इंद्राणी गई, लेकिन काकी साध्वी को देखकर हैरान हो गई। ऐसा कैसा हो सके है? काकी का दिमाग घूम गया। भगवान ने कैसी लीला रची है? क्या होने वाला है? काकी साध्वी से मिले बिना बाहर आ गई और माथे पे पसीने की बूंदें छलक आए और सोचने लगी, इतनों दिनों बाद घर में खुशियाँ आई हैं, अब क्या होगा? इतने में इंद्राणी ने पुकारा, काकी आप बिना मिले बाहर आ गई। अरे भीड़ अंदर ज़्यादा थी तो घुटन हो रही थी। अब काकी क्या बताती, वर्षों पुरानी नौकरानी थी उस घर की। राजेश्वरी की सास के साथ आई थी दहेज में। पहले ठाकुरों के यहाँ नौकरों को दहेज में देने का रिवाज था और राजेश्वरी की सास ने अपने ससुराल के एक नौकर से उसकी शादी करा दी जो उसे पसंद था, इसलिए राजेश्वरी भी उसे इतनी इज्जत देती है। अब मनकी काकी बहुत बड़ी दुविधा में थी। इस तरह दिन बीत रहे थे कि तीसरा महीना आ गया। काकी सोच रही थी कि राजेश्वरी और दुर्गेश को साध्वी से ना मिलने दिया जाए, लेकिन एक दिन राजेश्वरी गिर पड़ी और पैर में मोच आ गई। काकी ने सोचा, अब ठकुराइन तो नहीं जा पाएंगी, लेकिन दुर्गेश का क्या? दुर्गेश, इंद्राणी और मनकी काकी चौथे महीने भी साध्वी से मिलने गए। मनकी काकी दुर्गेश को ले तो गई, लेकिन सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं कि दुर्गेश साध्वी से ना मिल पाए। बहुत भीड़ थी, लेकिन इस बार मनकी काकी दुर्गेश को नहीं रोक पाई। इंद्राणी और दुर्गेश अंदर चले गए साध्वी से मिलने, लेकिन साध्वी को देखकर दुर्गेश को पता नहीं क्या हो गया। वो तुरंत बाहर आ गया और मनकी काकी से पूछा, इन सब के बारे में आपको पता था? लेकिन मनकी काकी कुछ कह पाती इससे पहले इंद्राणी वहाँ आ गई और बोली, आप इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए साध्वी से मिले बिना? और सब घर को चल पड़े। रास्ते भर दुर्गेश पता नहीं क्या सोचता रहा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ज़िंदगी इतना बड़ा मजाक कैसे कर रहे सकती है मेरे साथ। इतने साल लग गए खुद को संतुलित करने में और एक झटके में ही मेरा संतुलन बिगड़ गया। तभी इंद्राणी ने दुर्गेश के कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या सोच रहे हैं? चलिए नाव से उतरिए, घर चलते हैं। और तीनों नाव से उतर गए, लेकिन मनकी काकी बहुत असमंजस में थी कि दुर्गेश को क्या जवाब दे। और उधर दुर्गेश के मन में भी कई सवाल चल रहे थे। वो काकी से उनके जवाब चाहता था। उधर राजेश्वरी मनकी काकी से कह रही थी, पता नहीं काकी, लगता है दुर्गेश की तबीयत ठीक नहीं है, उदास और परेशान सा है। कल गुरुवार है और इंदू का चौथा महीना लग गया है। कल साध्वी से मिलने जाना है। पिछली बार मैं नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस बार ज़रूर मिलने जाऊंगी। अगले दिन काकी, इंदू और राजेश्वरी साध्वी से मिलने गए और इस बार राजेश्वरी साध्वी से मिलने इंदू के साथ अंदर चली गई और अंदर साध्वी और राजेश्वरी की नज़रें मिली और दोनों एक दूसरे को देखकर विचलित हो गए और राजेश्वरी बाहर आ गई। मनकी काकी से कहा, शायद दुर्गेश इसीलिए परेशान था। काकी, तुमने बताया क्यों नहीं कि ये बात है? हमें भी कुछ कहाँ पता था ठकुराइन, वो हम जब पहली बार आए तभी पता चली साध्वी के बारे में। और राजेश्वरी सोचने लगी, कैसे कैसे खेल खिलाती है हमें ज़िंदगी। जिस अतीत से मैं इतने साल से दूर भाग रही थी, वही मेरा वर्तमान बन के मेरे सामने आ गया। अब क्या होगा? यही सोचकर वो परेशान हो रही थी। सब साध्वी से मिल चुके थे, लेकिन कोई कुछ एक दूसरे से नहीं कह रहा था। घर पहुंचकर राजेश्वरी दिन भर परेशान रही। अजब सी उथल पुथल थी उसके मन में। सोच रही थी, अगर सब कुछ अपने अनुसार न चलाती तो शायद जिंदगी इस मोड़ पर आकर न ठहरती। लेकिन कैसे? उसे खानदान की इज्जत का डर जो था, लोग क्या सोचते। अगर वो दुर्गेश के कहे अनुसार चलती, लेकिन उसमें मेरा भी तो स्वार्थ था। यही सोचते सोचते पता नहीं वो कब अपने अतीत के पन्नों को पलटने लगी। 30 साल पहले वो इसी हवेली में दुल्हन बनकर आई थी। बस 16वीं पार करके 17वीं में लगी थी। नाजुक सी, गोरा रंग, कटीले नैन नक्श, सटीले हाथ पैर
और गठा हुआ बदन। बहुत खूबसूरत थी वो। सास नज़र उतारते ना थकती, बलाइयाँ लेकर निहाल हुई जाती। एक दिन राजेश्वरी और उसकी सास और मनकी काकी मंदिर जा रहे थे कि एक पागल सांड न जाने कहाँ से तीनों के सामने से दौड़ता हुआ आ रहा था। तीनों को सूझा ही नहीं कि क्या करें। इतने में ना जाने कहाँ से एक नवयुवक जिसकी उम्र होगी कोई 20-21 बीच में कूद पड़ा, तीनों को बचाने और सांड के सींगों में झूल गया। सांड ने उसे बहुत ज़ोर से दूर पटक दिया और ना जाने कहाँ खेतों की तरफ अंदर चला गया। उस नवयुवक को बहुत चोट आई। तीनों घबरा गईं और उस नवयुवक को कुछ लोगों की मदद से घर ले आई। उधर राजेश्वरी की सास ने अपने बेटे मान सिंह से सारी घटना कह सुनाई। उसने बताया कि इस नवयुवक ने कैसे हमारी जान बचाई। तो मान सिंह उस नवयुवक से मिलने आए और उसका हालचाल पूछा और तीनों की जान बचाने के लिए धन्यवाद प्रकट किया और उसके बारे में पूछा कि कौन है और कहाँ रहते हो। नवयुवक ने कहा कि मेरा नाम रघु है और मैं नदी के पार वाले गांव का हूँ। माँ बाप बचपन में हैजे के प्रकोप से भगवान के पास चले गए। कोई रिश्तेदार भी नहीं है मेरा। वर्षा न होने से फसल खराब हो गई और कर्ज बहुत हो गया था। कर्ज ना चुका पाने से साहूकार ने सारी ज़मीन हथिया ली। मेरी झोपड़ी भी उसी ज़मीन पर थी, तो ज़मीन के साथ साथ झोपड़ी भी चली गई। कुछ भी नहीं बचा तो मैं इस बार आपके गांव में आ गया और अभी 2 ही दिन हुए हैं आए। तब से मंदिर की सीढ़ियों पर रह रहा हूँ। कोई थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाता है तो खा लेता हूँ। रात को मंदिर के पुजारी कुछ दे देते हैं खाने को। बस ऐसे ही गुजर हो रही है। कोई काम भी नहीं है मेरे पास। इतना सुनकर ठाकुर मान सिंह बोले, तुम चिंता मत करो, पहले ठीक हो जाओ, फिर हमारे यहाँ बहुत काम है। तुम्हें यहीं हम किसी काम पे लगा देंगे और तब तक तुम हवेली में रहकर आराम करो। तब तक तुम्हारी देखभाल मन की काकी करेंगी। और मान सिंह चले गए। रघु मन की काकी के कमरे में रहने लगा। मन की काकी के भी कोई संतान नहीं थी, तो वो भी रघु को बेटे की तरह मानकर दुलार लुटाने लगी। मन की काकी की जिंदगी भी ऐसे ही गुजर गई। कभी कोई सुख नहीं मिला। सौभाग्यवती के साथ दहेज में आ गई तो किशन को पसंद करने लगी, तो राजेश्वरी की सास ने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी को अभी 5 साल ही हुए होंगे कि एक दिन मन की काकी के पति एक अड़ियल घोड़े को काबू में कर रहे थे, तो घोड़े ने बहुत ज़ोर की लात मारी और उनके पति किशन का सर पत्थर से जा टकराया और वो वहीं ढेर हो गए। उनका एक बेटा भी था। जब वो 10 साल का था तो उसे सांप ने डस लिया था और वो भी नहीं रहा। तो काकी रघु को अपने बेटे के रूप में पाकर थोड़ा खुश रहने लगी। इधर रघु भी हवेली में काम करने लगा। उसे भी आसरा मिल गया। कुछ दिनों बाद काकी ने एक अनाथ लड़की जो ठाकुर साहब के खेतों में काम करती थी, जिसका नाम था जानकी, रघु से ब्याह करा दिया। जानकी रघु की दुल्हन बनकर आ गई। रघु बहुत खुश था जानकी को पाकर, और जानकी भी खूब खुश थी कि कोई तो है इस दुनिया में जिसे वो अपना कह सकती थी। इसी तरह खुशी खुशी दिन गुजर रहे थे। कुछ महीनों बाद राजेश्वरी को बेटा हुआ, जिसका नाम ठाकुर दुर्गेश प्रताप सिंह रखा गया। और उधर दुर्गेश 1 साल का हुआ और जानकी ने भी खुशखबरी सुना दी। और कुछ महीनों बाद उसे भी प्यारी सी बेटी हुई और उसका नाम रघु ने धानी रखा। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। दोनों बच्चे साथ साथ बड़े होने लगे और दोनों बच्चों की शरारतों से हवेली में रौनक रहती। दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते बड़े हो रहे थे। इसी बीच राजेश्वरी की सास भी बीमारी के बाद चल बसी। फिर 8वीं पास करके दुर्गेश आगे की पढ़ाई के लिए अपने मामा के पास शहर चला गया। उधर रघु ने अपनी झोपड़ी खेतों के पास ही बना ली थी। ठाकुर साहब की गौशाला भी वहीं थी, तो रघु और जानकी को गाय, भैंस, बैल और बछड़ों की देखरेख में आसानी होती थी। लेकिन मनकी काकी को साथ नहीं ले गया। बोला, माई तुम जिंदगी भर हवेली में रहते आई हो, तुम यहीं आराम से रहो, वहाँ झोपड़ी में कैसे रहोगी। धानी और दुर्गेश दूर दूर रहकर बड़े तो हो रहे थे, लेकिन दोनों के मन के किसी कोने में थोड़ा बहुत दर्द था एक दूसरे से बिछड़ने का। और कभी छुट्टियों में दुर्गेश आता तो धानी ज़्यादा मिलने नहीं आती, क्योंकि जानकी हवेली में जाने से मना करती।
उसको लगता था कि बेटी हवेली के रंग ढंग देख के बिगड़ न जाए। हम गरीब लोग ना उसको अच्छा पहना सकते हैं ना अच्छा खिला सकते हैं, और ससुराल भी पता नहीं कैसा मिले। गरीब की बेटी है और गरीब घर ही ब्याही जाएगी। इसी तरह दोनों बच्चे बड़े हो गए और उधर दुर्गेश अपने कॉलेज की पढ़ाई करके घर आ गया, क्योंकि अब ठाकुर साहब बीमार रहने लगे थे और उन्हें ज़मींदारी में एक सहायक की ज़रूरत थी, तो दुर्गेश को वापस आना पड़ा। उधर राजेश्वरी दुर्गेश के लिए दुल्हन ढूंढ रही थी। तभी उसके किसी रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया और राजेश्वरी ने हाँ कर दी और कहा, हम 6 महीने बाद नवरात्र में आएंगे लड़की देखने। उधर एक दिन काकी को बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी खाने का मन था, तो जानकी से कह भिजवाया कि ज़रा धानी को भेज देना, तेरे हाथ के बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी खाने का मन है। अब बूढ़े शरीर में ज़्यादा चलने फिरने की ताकत नहीं रह गई है, तो मैं ना आ सकूंगी, तू भिजवा देना। उधर काकी धानी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी हवेली के आंगन में। इतने में दुर्गेश ने काकी से पूछा कि किसका इंतज़ार कर रही हो काकी? अपने लिए कोई दूल्हा ढूंढ लिया है क्या? कैसी बात कर रहे हो छोटे ठाकुर? वो तो हम मरी धानी का इंतज़ार कर रहे थे। जाने कहाँ मर गई चुड़ैल, बाजरे की रोटी और चटनी लाने वाली थी। कौन? धानी, वही जो बचपन में हमारी हवेली में रहा करती थी। हाँ वही, अभी तक नहीं आई। बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। मैं भी खाऊंगा। मैंने भी जानकी चाची के हाथ का बना खाना बचपन में से नहीं खाया, दुर्गेश बोला। और इतने में धानी आ गई और धानी को देखते ही दुर्गेश अपनी सुध-बुध खो बैठा। छोटे ठाकुर, इतना कहकर धानी खाना देकर भाग गई। उधर रघु भी धानी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था और उसे भी एक किसान लड़का मिल गया, जो कि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। नवरात्र में रघु ने अपनी धानी का रिश्ता तय करने की सोची। धानी को इतने सालों बाद देखकर दुर्गेश का मन धानी से मिलने के लिए फिर करने लगा। दिन भर इसी उधेड़-बुन में लगा रहता कि जाऊं कि नहीं, और यही सोचते सोचते शाम हो गई। फिर रात का खाना खाकर दुर्गेश अपने कमरे में गया और किताब पढ़ने लगा, और अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपना बड़ा सा संदूक खोला और कुछ खोजने लगा। अचानक उसे वो छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था, जिसमें एक पैर की पायल, एक खाली स्याही की दवात और एक रिबन था। और वो पायलों को हाथ में लेकर देख ही रहा था कि राजेश्वरी दूध लेकर आ गई और उसने दुर्गेश को आवाज़ दी, तो दुर्गेश ने झटके से सब रख के संदूक में बंद कर दिया और बोला, हाँ माँ, आ जाइए, ले दूध पी ले, आज तूने ठीक से खाना नहीं खाया। राजेश्वरी बोली, तबीयत ठीक है तेरी? हाँ माँ, सब ठीक है। वो दोपहर में जानकी चाची ने मन की काकी के लिए बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी भिजवाई थी, तो मैंने भी खा ली थी, दुर्गेश ने कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखना। कहाँ वो और कहाँ हम? राजेश्वरी बोली। अच्छा अब सो जाओ, राजेश्वरी ने जाते हुए कहा। ठीक है माँ, दुर्गेश बिस्तर पर लेटते हुए। लेकिन दुर्गेश की आंखों में नींद कहाँ। वो तो बस धानी के बारे में सोच रहा था और पक्का मन बना लिया था कि कल जरूर धानी से मिल के रहेगा। और सुबह होते ही धानी से मिलने गौशाला पहुंच गया और जानकी से राम राम किए। खुश रहो, जानकी ने आशीर्वाद दिया। अच्छा हुआ छोटे ठाकुर आप आ गए। और रघु चाचा कैसे हैं? दुर्गेश ने पूछा। ठीक है, अभी खेत गए हैं, जानकी बोली। लेकिन दुर्गेश धानी के बारे में कैसे पूछे, यही सोच रहा था। इतने में धानी आ गई, तो जानकी बोली, बड़ी देर कर दी नहर से कपड़े धोकर लाने में। और जा, बाबा को खाना दिया खेत पे, खाना बंधा रखा है, भूखे हो आए होंगे तेरे बाबा। अच्छा अम्मा, जाती हूँ, धानी बोली और झोपड़ी के अंदर चली गई और खाना उठाया और खेत को चल दी। कुछ देर बाद जानकी से बात करके दुर्गेश भी खेतों की तरफ चल दिया। धानी खेतों की तरफ चली जा रही थी। इतने में दुर्गेश की अचानक सामने आ जाने से चौंक गई और बोली, डरा दिया छोटे ठाकुर, जैसे बचपन में राक्षसों वाली हरकतें करते थे, बिल्कुल वैसे ही। धानी बोली, और तुम भी बचपन में चुड़ैलों वाली हरकत किया करती थी?
याद है कि कुछ कुछ कि मुझे कितना परेशान करती थी, मुझे पढ़ने ही नहीं देती थी, दुर्गेश बोला। तब मैं बच्ची थी, धानी ने कहा। याद है कुछ कि मुझे कितना परेशान करती थी, मुझे पढ़ने ही नहीं देती थी, दुर्गेश बोला। तब मैं बच्ची थी, धानी ने कहा। और कल तुम हवेली से क्यों भाग आई थी, दुर्गेश बोला। वो आपको देखकर डर लग गया था, कहीं आप बचपन की तरह फिर से मेरी चोटी ना खींच दो, धानी बोली। अच्छा ऐसे, और दुर्गेश ने धानी की चोटी पकड़कर खींच दी। छोटे ठाकुर, तुम वही बचपन वाले राक्षस हो, और गुस्सा करते हुए भाग गई। उधर रघु के पास पहुंची तो रघु ने पूछा, क्या हुआ बिटिया, शक्ल काहे उतरी है। कुछ नहीं बाबा, पैर में कांटा चुभ गया था, धानी ने कहा। अगले दिन दुर्गेश फिर खेतों की ओर चला गया। धानी से मिलने की चाह उसे आतुर कर रही थी, और धानी को मनाना भी तो था, वो रूठ कर जो गई थी। उसने देखा तो धानी खेतों में बैठकर अमरूद खा रही थी। उसके पास जाकर बोला, मुझे भी अमरूद खिलाओ, जैसे बचपन में खिलाती थी, बाग से चुरा कर। मुझसे बात न करो छोटे ठाकुर, मुझे गुस्सा आ रहा है, धानी गुस्से से बोली। अरे काहे नाराज हो, दुर्गेश बोला। कल जो तुमने हमारी चोटी खींची थी, धानी बोली। अच्छा ठीक है, माफ़ कर दो, लो अब तो कान भी पकड़ लिए, कहो तो उठक बैठक लगा दूँ, दुर्गेश बोला। अरे नहीं छोटे ठाकुर, ऐसा मत करो, मुझे पाप लगेगा। अच्छा चलो माफ़ किया, और ये लो अमरूद खाओ, उसी बाग से चुराए हैं। दोनों बैठ के अमरूद खाने लगे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। दोनों कभी गांव की पहाड़ी पे, कभी नहर के किनारे, कभी अमरूद के बागों में साथ साथ घूमने निकल जाते। और इसी तरह नवरात्र भी आ गई, और दोनों के रिश्ते भी पक्के हो गए, और दुर्गेश का ब्याह होली बाद तय हुआ। घर में रहा कर कई दिन हो गए, धानी दुर्गेश से ना मिली। उधर दुर्गेश परेशान था धानी से ना मिल पाने के कारण। एक दिन जानकी बीमार पड़ गई। घर में लकड़ियाँ खत्म थी तो धानी को मजबूरन जंगल जाना पड़ा। शाम हो चली थी, धानी चली गई। बादल घिर आए। इतने में क्या देखती है कि दुर्गेश उसका पीछा करते हुए जंगल तक आ गया और गले लग के बोला, धानी तुम बात क्यों नहीं करती, मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती। धानी अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, छोटे ठाकुर क्या कर रहे हो, मेरा ब्याह तय हो गया है और तुम्हारा भी। लेकिन धानी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मुझे किसी की परवाह नहीं, दुर्गेश बोला। लेकिन मुझे है, मैं अपने अम्मा बाबा का नाम बदनाम नहीं कर सकती, धानी बोली। बदनामी कैसी धानी, अभी चलो मैं सबको सब कुछ बता दूंगा, हम खुश नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के बिना, दुर्गेश बोला। अब भी बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। हाँ करती हूँ छोटे ठाकुर, बचपन से करती हूँ, और तुम्हारे बिन नहीं रह सकती। और दुर्गेश के गले लग गई और दोनों घर आने लगे सबसे बात करते, और बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी और अंधेरा भी हो गया। भीगते भीगते गांव पहुँचे। लेकिन उधर राजेश्वरी दुर्गेश के घर जल्दी ना आने से परेशान थी। पता नहीं कहाँ चला गया, और बारिश भी तेज हो रही है। और उसने किसी से पता करवाया तो पता चला उसे धानी के पीछे पीछे जंगल की तरफ देखा गया है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने रघु को बुलवाया और कहा कि तुम्हारी बेटी अपनी औकात भूल गई है, दुर्गेश से शादी करने के सपने देख रही है, ये कभी नहीं हो सकता। तुमने एक दिन मेरा प्यार ठुकराया था, आज मैं तुम्हारी बेटी को ठुकराती हूँ, और ये गांव अभी इसी वक्त अपने परिवार के साथ छोड़कर चले जाओ, जहाँ से आए थे वहाँ। रघु बोला, जानकी की तबीयत खराब है और तेज बारिश हो रही है, ऐसे में कहाँ जाऊँ। मैं कुछ नहीं जानती, जो करना है करो, लेकिन गांव छोड़कर जाओ, राजेश्वरी बोली। रघु वापस आ रहा था। उसने देखा दुर्गेश और धानी एक दूसरे का हाथ थामे चले आ रहे हैं। रघु को गुस्सा आया और धानी को अपने साथ ले जाने लगा। दुर्गेश ने रोकने की कोशिश की कि काका मेरी बात तो सुनिए, लेकिन रघु ने एक ना मानी और बोला, बाद में बात करेंगे। छोटे ठाकुर घर जाइए, ठकुराइन आपका हवेली में इंतज़ार कर रही है। दुर्गेश चला गया और रघु ने कुछ ज़रूरी सामान बांधा और परिवार के साथ निकल पड़ा, रातों रात बिना किसी को बताए, नदिया की ओर। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी, लेकिन रघु ने परवाह नहीं की।
आज उसके आत्मसम्मान को ठेस लगी थी और उसने एक नाव खोली जो कि बहने के डर से रस्सी से बंधी थी, और परिवार को बैठाया और नाव खेने लगा। लेकिन कुछ दूर जाकर नाव बेकाबू हो गई, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था और बारिश भी बहुत ज़ोरों से हो रही थी, और नाव डूबने लगी और थोड़ी देर बाद नाव डूब गई।